नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, मैथ का हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो है अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि अनुपात और समानुपात है क्या। तो हम आज की क्लास में इसका बेसिक समझने का प्रयास करेंगे और एक समझ डेवलप करेंगे अपने अंदर समानुपात और अनुपात जो भी हैं इसके बारे में। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अनुपात के ही बारे में। अनुपात क्या होता है, पहले आप लोग अनुपात समझिए, बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो तो आगे पीछे लगेंगे ही क्लास में। चलिए, अनुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या होता है, दो समान राशियों के बीच संबंध, यानी राशियां समान हो। अब समान राशियों का मतलब है एक ही प्रकार की राशि, यानी कि जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में हम कहें आपसे, तो मीटर का मीटर से ही तुलना हो, यानी मीटर का किलोग्राम से तुलना ना हो। तो यानी सजातीय राशियों के बीच जो संबंध होता है वही होता है अनुपात। क्या कह सकते हैं, सजातीय राशियों के बीच हम जब तुलना करते हैं तो वहाँ निकल के आता है अनुपात। तो अनुपात कुछ है नहीं, बस सजातीय राशियों के बीच की तुलना है या उनके बीच का संबंध है। अब कोई कितना है दूसरा कितना है, उन दोनों के बीच संबंध जो है वही है अनुपात। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। इसके पास हम कह रहे हैं 100 रुपये है और इसके पास 120 रुपये हैं, ठीक है। अगर हम रुपये की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये है दोनों के पास, यानी कि एक के पास 100 रुपये, एक के पास 120 रुपये। यहाँ पर राशियाँ समान है, राशि समान है। राशि समान मतलब दोनों ही रुपया में हो रहा है। यहाँ ऐसा नहीं एक के पास हम रुपया की बात कर रहे हैं, एक के पास हम किलोग्राम की बात कर रहे हैं, नहीं। जब भी तुलना होगी अनुपात में होगा तो दोनों राशियाँ समान ही होनी चाहिए, ठीक है। तो बात हम कर रहे हैं, अगर ये है एक ए के पास 100 रुपये और बी के पास 120 रुपये है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का अनुपात कितना हो सकता है, 20-25 100 और 20 × 120, यानी ये दोनों आपस में 5:6 में है, ठीक है। 5:6 में है। देखिए, अगर आपके पास कोई राशि पहले से दी हो और उसके बाद आप अनुपात निकाल रहे हैं तो ये उसका फिक्स अनुपात रहेगा, ठीक है। यानी जब आपको राशियां दी हो, राशियों का वैल्यू यानी कि जो राशि है उसका वैल्यू दिया हो और उनके बीच का संबंध पूछे, तो ये जो संबंध होता है वो फिक्स होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें, चलिए यहाँ पे छोड़ दीजिए, अगर हम आपसे सीधे सीधे कह दें कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उनके पास रुपयों का अनुपात 5:6 है, तो क्या इस चीज़ से आप कंफर्म कर पाएंगे कि 5:6 जो है तो उनके राशियों का मान क्या है, यानी उनके पास कितने कितने रुपए हैं। तो आप ये तो नहीं कह पाएंगे। चलिए हम अगर कह रहे हैं, चलिए इसके पास 10 रुपये है, इसके पास कितना 12 रुपये है, तो भी तो दोनों 5:6 में हैं। अगर 10 और 12 रुपये हैं तो भी 5:6 में ही है, तो दोनों। इससे देखिए, अब एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपके पास अनुपात सिर्फ और सिर्फ अनुपात दिया हो तो इससे आप कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जो उनकी मात्राएं या राशि क्या है, ठीक है। राशि का मतलब देखिए, राशि की वैल्यू की बात कर रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं इतनी चीज़। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर अनुपात सिर्फ दिया रहेगा तो वहाँ आप वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास कोई एक किसी एक का निश्चित वैल्यू ना दिया हो। चलिए, अनुपात आप लोग समझ गए होंगे अनुपात क्या चीज़ है। तो अनुपात कुछ नहीं है, सजातीय राशियों यानी दो सजातीय राशियों के बीच का जो संबंध होता है वही अनुपात होता है। यह कह सकते हैं दो सजातीय राशियों के बीच की जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ से निकल के आता है अनुपात। चलिए, कुछ चीज़ें अनुपात के बारे में आपको समझा दें, एक आध दो क्वेश्चन करवा दें तो शायद ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। चलिए, जैसे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन क्या थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं, मान लीजिए ए है एक्स और वाई, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। उनके मान लीजिए रुपयों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। 3:4 है। यदि अगर इसमें बोल दे बी के यानी वाई के पास 120 रुपये हैं, ठीक है, यहाँ है, तो यक्स के पास कितना होगा, ठीक है। यक्स के पास चलिए कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर पहले तो दिया है यक्स और वाई के बीच का अनुपात दिया है, ये तो हो गया। और एक चीज़ दिया है कि वो जो वाई का मान दिया है, यानी वाई के पास कितने रुपए हैं वो दे दिया है। तो आपको पता है जब अनुपात दिया है तो ये हमेशा इसी के अनुपात में रहेगा, यानी अनुपात कभी चेंज नहीं होता है। अभी आपको पीछे हम बताएं, अनुपात हमेशा एक जैसा ही रहेगा। देखिए, उसी चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कहीं और आपको मिल जाए तो अलग चीज़ के लिए हो जाएगा ना। अभी यहाँ देखिए, यहाँ यक्स और वाई हमेशा 3:4 में ही चलेंगे। अगर आपको पता है कि वाई की वैल्यू अगर 120 दे दिया है, यक्स की वैल्यू क्या है, तो यक्स की वैल्यू जानने के लिए आप देखिए कि जो वाई का अनुपात है ये कितने गुना इसकी मात्रा है। तो हम देख रहे हैं ये 4 है, ये 120 है, यानी
30 चौको 120 यानी 30 गुना हो गया, तो यक्स भी 30 गुना ही आगे पहुंचेगा। यानी 3 गुणे 30 आप जब करेंगे तो यह 90 हो जाएगा। इधर आप 4 गुणे 30 किए हैं तो 120 आएगा। देखिए अगर हम बात करें यक्स और वाई की वैल्यू की, तो यक्स का वैल्यू जो हो जाएगा 90, वाई की 120। अगर आप चाहें तो फिर देखिए अनुपात इनका हमेशा सेम रहेगा, वैल्यू कुछ भी आए अनुपात सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर आप काटना भी चाहें 30 तिहाई 90, 30 चौको 120, तो देखिए अनुपात वही निकल के आएगा। तो अनुपात का सीधा सा मतलब है दो समान राशियों या दो सजातीय राशियों के बीच का संबंध या तुलना, ये होता है अनुपात। चलिए अनुपात में कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे कि अनुपात। सबसे उसको समझने से पहले आप ये समझिए अनुपात की प्रकृति कैसे हो सकती है। चलिए देखिए, अगर बात हम प्रकृति की कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन आपको समझ तो होनी चाहिए इस चीज़ की ना कि प्रकृति मतलब क्या हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम लिख दें दूरी बराबर चाल गुणे समय। चलिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे। चलिए ये हो गया दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रकृति की, तो अगर देखिए एक चीज़ अगर आपको हम फिक्स कर दें, जैसे देखिए चाल और समय है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर दूरी, देखिए दूरी किस पे डिपेंड इसमें कर रही है, दूरी डिपेंड कर रही है चाल और समय पे। यानी चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है। तो अगर हम कहेंगे कि अगर हम चाल बढ़ा दें दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर हम चाल बढ़ा दे रहे हैं यानी स्पीड बढ़ा दे रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ा दे रहे हैं तब भी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी किसी दूरी को तय करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिस स्पीड से कोई वस्तु जा रही हो और जितनी देर तक वो चली हो, यानी कि उसकी चाल और उसका समय, दोनों में से कोई भी बढ़ जाए तो वो एक डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगी। यानी कि अब देख रहे हैं हम डिस्टेंस डिपेंड हो रही है किस पे, चाल और समय पे। तो आप कह सकते हैं, देखिए जैसे दूरी है, ठीक है, दूरी हम कह रहे हैं दूरी बढ़ जाएगी कब, जब चाल बढ़ जाएगी, ठीक, चाल बढ़ जाएगी, समय मान लीजिए वैसे ही चल रहा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर हम कह रहे हैं दूरी, देखिए दूरी बढ़ जाएगी कब, जब मान लीजिए चाल वैसे है, समय हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, समय बढ़ा दे रहे हैं। या दोनों कंडीशन, दूरी तब भी बढ़ेगी जब चाल भी बढ़ जाए और समय भी बढ़ जाए, ठीक है। यानी ये इन सब कंडीशन में दूरी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ से आप समझ क्या रहे हैं, दूरी का संबंध है चाल और समय से। यानी जब चाल बढ़ रही है या समय बढ़ रही है तो दूरी भी बढ़ जा रही है। तो ऐसे अनुपात को हम बोलते हैं अनुलोम अनुपात। यानी अब हम कह सकते हैं अनुपात जो अभी तक आपको हम बताएं अनुपात है, उसकी दो प्रकृति हो सकती है या प्रवृत्ति हो सकती है, जो भी आप कह लें। एक हो गया अनुलोम, ठीक है, अनुलोम। दूसरा हो गया प्रतिलोम, प्रतिलोम। यानी यहाँ पर दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, प्रकृति जो है उनकी समान होनी चाहिए। यानी एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, यानी एक घटे तो दूसरा भी घटे। और प्रतिलोम में क्या होता, उल्टा हो जाता, ठीक है, विपरीत प्रकृति। चलिए इसको हम समझा दे रहे हैं, विपरीत प्रकृति। चलिए समझिए पहले यहाँ पर, ये तो आप समझ गए, अगर चाल बढ़ रही है या समय बढ़ रही है तो दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जा रही है। अगर हम चाल को घटा दें या समय को घटा दें दूरी घट जाएगी। तो बात एक ही है, अब आप देख रहे हैं आप दूरी तब बढ़ रही है जब समय बढ़ जा रही है या चाल बढ़ जा रही है, यानी कि उसके बढ़ने के बाद ये भी बढ़ रही है, यानी कि इनका संबंध सीधा है। यानी हम कह सकते हैं सीधा संबंध है, सीधा संबंध, ये है सीधा संबंध। यानी अगर घटेगी तो ये भी घटेगी, बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, यानी इनके बीच संबंध सीधा है। चलिए थोड़ा सा हम प्रतिलोम यानी प्रतिलोम अनुपात की हम बात कर लें। ये देखिए अनुपात है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए प्रतिलोम अनुपात की बात कर लें, थोड़ा सा इसको भी हम समझा दें। चलिए अब हम बात करेंगे चाल की, थोड़ा सा यहीं पर समझा सकते थे लेकिन चलिए थोड़ा सा अलग हम लिख दें। चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। चलिए अगर हम कह दें आपकी चाल कैसे किस पे डिपेंड करे, दूरी आपकी मान लीजिए फिक्स है, चलिए इसको हम एक टाइम के लिए फिक्स कर दिए, दूरी आपकी फिक्स है, तो आपकी चाल पे समय का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप उस फिक्स दूरी को कम टाइम में कवर कर ले रहे हो। देखें जैसे क्या है, अगर दूरी तो फिक्स है, अगर इसी दूरी को आप कम टाइम में कवर कर ले रहे हैं तो क्या होगा, चाल आपकी बढ़ जाएगी। यानी अब जाहिर सी बात है, अगर छोटी चीज़ से आप भाग दे रहे हैं तो संख्या ज़्यादा प्राप्त होगी,
ज़्यादा प्राप्त होने में क्या प्राप्त होगी, चाल प्राप्त होगी, क्योंकि आपको चाल बराबर थी तो दूरी बटे समय निकाल रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं अगर दूरी फिक्स है, अगर हम समय ज़्यादा लगा दें उसको तय करने में, समय ज़्यादा लगा दें मतलब चाल आपकी घट गई, तो कहने का मतलब जब समय बढ़ा, ठीक है, तो चाल घट गई। ठीक, एक चीज़ हो गया देखिए, यानी जब देखिए जब समय बढ़ा तो चाल घट गई, जब समय घट गया तो चाल बढ़ गई। देखिए यानी यहाँ देखिए इनका संबंध ऐसे देख लीजिए आप इधर, जैसे अब समय बढ़ा तो चाल घटी, समय घटा तो चाल बढ़ी, तो यानी ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। यही होता है प्रतिलोम अनुपात, यानी इनका जो संबंध होता है, इनका जो प्रकृति होती है उल्टा होती है, एक बढ़ेगा दूसरा उसके रिस्पेक्ट में घट जाएगा, ये होता है प्रतिलोम। तो आप लोग समझ गए अनुपात की दो प्रवृत्ति या दो प्रकृति हम बोल सकते हैं, एक अनुलोम अनुपात होता है, एक प्रतिलोम अनुपात होता है। तो अनुलोम में होता है कि संबंध सीधा होता है और प्रतिलोम में होता है संबंध उल्टा होता है। बस इतना आप समझ गए। चलिए, ये तो खैर आपको समझने की चीज़ें थी, इससे तो क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन हाँ समझ लेंगे तो कभी आप किसी चीज़ों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करें तभी आंसर आए, कभी कभी आप गैस से भी कर सकते। गैस का मतलब थोड़ा सा कुछ चीज़ें बेसिक समझे रहेंगे तो वहाँ आप समझ लेंगे। चलिए, कुछ और भी टर्म्स इसमें आते हैं, जैसे हम बात करेंगे इन्हीं से। देखिए, ये अलग कोई अनुपात, अलग कोई चीज़ें नहीं है, बस उनका नाम स्पेसिफाइड रख दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग बन जाती हैं, बाकी हम उसको बता रहे हैं क्या है। जैसे एक होता है वर्गानुपात, ठीक है, ये है अनुपात के प्रकार में, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या है, अनुपात के प्रकार में है ये। एक होता है वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या होता है, दो संख्याओं के वर्गों का अनुपात होता है, वो वर्गानुपात होता है। जैसे चलिए हम थोड़ा सा लिख दें, दो संख्याओं के, अब संख्याओं का मतलब यहाँ आप समझ लीजिएगा सजातीय राशियों के, ठीक है। यहाँ अब बार बार एक ही चीज़ अनुपात में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए, क्योंकि एक बार जो बता दी आप उसी की बेसिक पे आप चलिए, ठीक है। यानी दो संख्याओं के वर्गों का अनुपात होता है वर्गानुपात, वर्गों का अनुपात। चलिए कैसे है, अगर हम आपसे बोलें कि 3:4 का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे। देखिए, ये तो संख्याएं हैं, इनका वर्गानुपात पूछा है, तो कुछ नहीं, इनका वर्ग करिए 9, इसका वर्ग करिए 16, यानी 3 और 4 का वर्गानुपात होगा 9:16। तो ये इनके वर्ग का अनुपात सीधे कर दिया जाता है, और कुछ भी नहीं इसमें करना होता है। जब भी आपसे पूछे कि संख्याओं का वर्गानुपात क्या होगा, तो दी गई संख्याओं को वर्ग में बदलिए, बस उनका अनुपात लिख दीजिए, इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। एक होता है वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक है। वर्गमूलानुपात क्या होता है, यहाँ पर ऐसा देखा जाता है जो संख्याएं दी रहती हैं वो पहले से ही वर्ग में रहती हैं, ठीक है। संख्याएं पहले से ही वर्ग में रहती हैं, उनका वर्गमूल निकाल कर उनका अनुपात लिख देते हैं, वो होता है वर्गमूलानुपात। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, चलिए पहले थोड़ा सा हम स्टेटमेंट इसका लिख दें, संख्याओं के वर्गमूलों का अनुपात, वर्गमूलों का अनुपात। चलिए ये हो गया। जैसे अगर हम कहें अगर यहीं पर कि 25 व 16 का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, मूलानुपात, ठीक है। अगर हम आपसे कहें 25 और 16 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप 25 का वर्गमूल निकालिए 5, इसके बाद 16 का वर्गमूल निकालिए 4, यानी कि 25 व 16 का वर्गमूलानुपात 5:4 होगा। तो ऐसी दशा में जब भी आपसे पूछे कि संख्याओं का वर्गमूलानुपात क्या होता है, तो उन संख्याओं का वर्गमूल निकालिए और उनके वर्गमूल को अनुपात में लिख दीजिए, बस इतना सा आपको करना होता है। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। और एक टर्म आता है घनानुपात, घनानुपात। जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे घनानुपात क्या होता है। चलिए हम लिख दें, इसके बाद समझा रहे हैं। दी गई संख्याओं के घनों का अनुपात, घनों का अनुपात। चलिए
अगर हम बात कर रहे हैं घनानुपात का, यानी कोई संख्या, देखिए अब अनुपात हो रहा है तो जाहिर सी बात अनुपात कभी एक संख्या का नहीं होगा, संख्याएं एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, दी गई संख्याओं का मतलब कम से कम दो संख्याएं तो होनी चाहिए। तो अगर घनानुपात आपसे बात करेगा तो दी गई संख्याओं को आप उसका घन निकालिए, फिर उनका अनुपात निकाल लीजिए, बस वही होता है। देखिए आप अनुपात निकालिए, अनुपात हो सकता है बाद में किसी संख्या से कट भी जाए तो वो बात अलग है, लेकिन उनका जो घन रहेगा, घन का ही अनुपात आपको निकालना घनानुपात में। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम आपसे बोल दें 2/3 का घनानुपात क्या है, घनानुपात, घनानुपात, ठीक है, इसके बारे में पूछे तो कुछ नहीं, आप 2 का क्यूब करिए 8, 3 का क्यूब करिए 27, यानी इनका क्यूब यानी कि घन, इनका अनुपात, यानी दी गई संख्याओं के घनों का अनुपात ही घनानुपात होता है। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़िए, घन मूलानुपात, मूलानुपात। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ आप घनों का अनुपात कर रहे हैं, यहाँ आप घनमूल का अनुपात करेंगे। यानी ऐसी संख्याएं ज़्यादातर आपको घन में दी रहेंगी, उनका घनमूल निकालिए, इसके बाद उनका अनुपात निकाल लीजिए। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम आपसे बोल दें 27 व 64 का घनमूलानुपात, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस 27 का आप क्यूब रूट निकालिए यानी घनमूल निकालिए 3, और 64 का घनमूल 4, इनका अनुपात लिख दीजिए, यानी 3:4 ही इनका घनमूलानुपात हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि पहले तो अनुपात समझें, अनुपात में अनुपात की प्रकृति फिर समझें, फिर इसके बाद वर्गानुपात, फिर वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात, ये इतनी चीज़ें जान गए हैं। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे संबंधित है, सबको हम करवाएंगे, बस थोड़ा सा आज बेसिक आप लोग समझिए, जो कुछ टर्म्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में समझिए। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन ही करवा दें कि, चलिए ठीक है, थोड़ा सा एक दो टॉपिक और आप लोग जान लीजिए, नहीं तो चलिए हम क्वेश्चन ही करवा दे रहे हैं, इसके बाद आगे करवाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा अनुपात आप लोग समझ गए, तो थोड़ा सा अनुपात का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद आगे हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा तो नहीं फिर भी है, 2-3 लेक्चर तो लग ही जाएंगे इसमें। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। x अनुपाते y बराबर 4:5 है, तो क्या पूछा है, 5x ऋण 3y, 5x ऋण 3y अनुपाते 6x धन 3y, 6x धन 3y, ठीक है। चलिए देखिए ऐसी दशा में जब आपको संख्या नहीं दी रहे, यानी कि देखिए अभी यहाँ आपको x और y का अनुपात दिया, ठीक है, यहाँ पर किसी एक संख्या का वैल्यू नहीं दिया है, यानी अगर आपको यहाँ पर y या x में से किसी भी एक संख्या की वैल्यू दे देता तो आप दूसरी भी संख्या निकाल लेते, तो ये अनुपात के बजाय आप सीधे सीधे उस संख्या को भी निकाल सकते थे। चलिए आपको पता है जब समान राशियाँ होती हैं अगर वो अनुपात में लिखी जाएँ तो उनका जो मल्टीपल होता है ना वो कट जाता है, यानी कि आप समझ अनुपात देखिए होता भी क्या, एक प्रकार से देखिए अनुपात क्या है। अगर हम आपसे कह दें 16 और 20 को हम अनुपात में लिख रहे हैं, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख दें तो क्या आप इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, नहीं, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, तो इसमें से कट के गया क्या 4 कट के बाहर निकला, ठीक है। 4 क्या था, आप कह सकते हैं ये एचसीएफ था इन सब का, या फिर कह सकते हैं इनका मल्टीपल था जो कट के निकल गया, ठीक है, दोनों में मल्टीपल था। यानी हम कह सकते हैं अगर अनुपात में संख्याओं को हम लिख रहे हैं तो क्या उनका पूरा संख्याएं लिखना ज़रूरी है, बाद में संख्याएं फिर तो कट ही जाएंगी, क्योंकि दोनों के देखिए दोनों में जब अनुपात आप निकालते हैं तो अनुपात का सीधा सा मतलब होता है उन संख्याओं के बीच कोई ऐसी संख्या थी जो इन सभी को काट के इतना लाकर कर दी है, यानी उनका एक मतलब मल्टीपल था जो दोनों में था, दोनों से बाहर हो गया। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल कुछ मिलता ही नहीं एक के अलावा, मतलब एक ही बचता है तो वो तो सीधे सीधे मूल रूप में ही रहती हैं अनुपात, लेकिन जब नहीं मिलता है तो वो तुम रहते ही हैं। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको नहीं पता चलता है, मूल अनुपात में दिया रहता है लेकिन उसके पहले वो संख्याएं अलग रहती हैं, तो ऐसी दशा में आप अगर इस फॉर्म में लिखेंगे भी ना तो भी वो संख्याएं कट के अपने अनुपात में ही आएंगी। तो अब यहाँ समझिए इसका फ़ायदा कहाँ होने वाला है, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे तो आप
ये मत सोचिए उसकी वैल्यू हम निकालें तभी इसको आगे बढ़ाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि आपसे अनुपात ही तो पूछा है ना। तो आप सीधे सीधे x = 4 रखिए, y = 5 रखिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। यानी आप सीधे सीधे रख सकते हैं x = 4 रखिए, y = 5, यानी जो अनुपात है अनुपात का सीधा मान ही रख लीजिए। चलिए हम रख रहे हैं 5 चौक 20 माइनस यानी 5 तिहाई 15, ये हो गया पहला अनुपात है। इसके बाद 6 चौक 24 प्लस इसके बाद 5 तिहाई 15, ठीक है, क्या हो गया 20 में से 15 जाए 5, इसके बाद 24 और 15 39, यानी 5:39 हो गया। किसका मान? इन सब का मान जो ए दिया रहेगा, इसका आंसर हो गया 5:39। तो बस देखिए अनुपात, सिंपल अनुपात जो है ऐसे ही है। बाकी करवाएंगे क्वेश्चन, वो तो हम करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अनुपात का आप लोग आइडिया समझ लीजिए अनुपात क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला है 5:8 बराबर 150:x, तो x का मान, चलिए कि x का मान क्या है। चलिए ऐसी दशा में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये अनुपात दिया है, ये उसका मान दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं। आपको नहीं अगर समझ आए तो 5:8 का मतलब होता है 5/8, ये इसके फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं, क्योंकि अनुपात मतलब भाग ही एक प्रकार से, दोनों अनुपात में है ना, तो समझ सकते हैं भाग ही है। तो इसके बाद 150/x है, ठीक है, ये देखिए यानी 5:8 बराबर 150/x। तो आप देखिए इसको आप डायरेक्ट इधर उधर भेज के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये देखिए इसका जो 5 अनुपात है कितने गुना होके आया है। अनुपात का मतलब देखिए अनुपात जो है वो तो है, लेकिन जब अनुपात की वैल्यू दी जाती है ना, तो आप उसमें ये चेक किया करिए कि अनुपात से कितना गुना आगे बढ़ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 30 से गुणा कर दें, 3×5 = 0 यानी 150, यानी 30 गुना आगे बढ़ गया ये है। तो अगर 30 गुना ये आगे बढ़ा तो जाहिर सी बात यक्स भी 30 गुना आगे बढ़ा होगा। तो 8 गुणे अगर आप 30 कर रहे हैं तो 8 तिरिक 24, 240 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आप अलग तरीके से करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ काटिए, यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यक्स इधर भेजिए, यक्स बराबर 30 × 8 = 240। आप कैसे भी करिए, आपका नज़रिया है, लेकिन बस कोशिश किया करिए कि आप डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए पहले ये देख लिया करिए कि जो अनुपात है कितने गुना आगे बढ़ के संख्या में परिवर्तित हुआ, बस दूसरा भी उसी अनुपात में जाएगा, क्योंकि अनुपात दोनों का सेम होगा। जब अनुपात दोनों का 5:8 है तो ऊपर जितने से गुणा हुआ होगा नीचे भी उतने से ही गुणा होगा, तभी जाकर अनुपात उनका स्टेबल रहेगा, नहीं तो अनुपात उनका बिगड़ जाएगा। तो अनुपात स्थिर रहने के लिए जो संख्या ऊपर गुणा में आएगी वही संख्या नीचे भी आएगी, यानी अगर ये 30 गुना होकर 150 बना है तो ये भी 30 गुना होकर 240 बन जाएगा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार से बस थोड़ा सा आपको ये समझा रहे हैं, क्वेश्चन तो आएगा, आप लोग समझेंगे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ये तो अनुपात पढ़ें, थोड़ा समझा रहे हैं इसको। चलिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्या है, A:B:C बराबर 1:3:2। अब बोला है यदि C बराबर 4 तो B का मान क्या है, B का मान। चलिए हम देखेंगे अनुपात क्या है। देखिए आपसे हम बोले ना, जब ऐसी कंडीशन में आपको पता ना चले कि क्या है मान, आगे किसी का दिया है या नहीं, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आपको C का मान दे दिया है, तो आपको एक संख्या मिल गई। और आपसे हम बताएं अनुपात हमेशा ही स्थिर रहेगा, इनका संख्याएं कुछ भी आए इनका अनुपात हमेशा इसी अनुपात में ही रहेगा। अब देख रहे हैं C का अनुपात इसमें कितना था, इसमें C का अनुपात 2 था, लेकिन संख्या क्या भाग के गई है, संख्या यहाँ 4 हो गई, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 गुना यहाँ बढ़ गया है। तो अगर 2 गुना ए बढ़ा तो सबका मान 2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जस्ट आपको पीछे हम समझाए थे कि अनुपात जो रहता किसी को काटने के बाद मिलता है, यानी किसी समान संख्या से सभी को काटने के बाद ही हमको अनुपात मिलता है। तो समान संख्या ज्ञात करने के लिए हमको किसी एक संख्या की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए।
किस संख्या से कट के आया होगा, तो हमको मालूम चला यहाँ जो C का वैल्यू है 4 है। तो हम जब देखें संख्या से तुलना किए तो हमको मालूम चला कि ये 2 गुना था, यानी कि 2 गुना इसमें बढ़ने के बाद ये 4 हो रहा। इसका मतलब 2 से इसमें भाग करने के बाद ये अनुपात मिला होगा। तो अगर हम B की बात करें तो B का अनुपात √3 है, तो अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो B की वैल्यू 2√3 हो जाएगी, क्योंकि ए भी 2 गुना ही जाएगा अनुपात स्थिर रखने के लिए। बस ए हो गया आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P/Q बराबर 2/3। तो वैल्यू पूछा है 4P - 2Q बटे 3P + 2Q। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू उस तरह से नहीं दिया है, अनुपात में ही दिया है, तो ऐसी दशा में कोई दिक्कत नहीं, दोनों अनुपात में दिया, अनुपात ही तो पूछा है। देखिए जहाँ अनुपात सिर्फ दिया रहेगा वहाँ अनुपात में ही पूछेगा, क्योंकि अगर आपसे वैल्यू पूछ लिया तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। जब तक आपके पास कोई एक वैल्यू ना निकल का है, दूसरा आप कैसे निकालेंगे। जब दूसरा नहीं निकाल पाएंगे तो उससे संबंधित जो उसकी संक्रियाएँ होंगी तो कैसे करेंगे आप। लेकिन जब अनुपात का अनुपात में ही दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो सीधे सीधे अनुपात की वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे अब आप रखेंगे P = 2 और Q = 3। चलिए हम रखते हैं 4 दूनी 8, यानी P का मान 2 है ना, तो 4 दूनी 8 - Q का मान 3, 2 तिहाई 6 बटे, यानी कि 3 2 तिहाई 6 धन फिर इतना Q है 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 2/12। इसका मतलब 1/6। इसका मान कितना आ जाएगा 1/6। चलिए ये है अनुपात। देखिए अनुपात इसी तरह चलता है। अब बाकी जो और भी टाइप के क्वेश्चन हम करवाएंगे, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे आगे। चलिए अभी आप लोग एक अनुपात समझे हैं, अनुपात का एक सेट समझ रहे हैं। अभी A/B किए या A/B/C किए, जो भी किए हैं आप अनुपात का एक ही सेट एक ही साथ देखे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं A/B, अगर यहाँ बोलें D/C, तो देखिए ये अपना अलग अनुपात का एक सेट है, ठीक है, अनुपात का अपना एक सेट इधर है, एक अपना सेट इसका अलग है। देखिए इनका आपस में कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है, ठीक, डायरेक्ट या अभी तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट भी नहीं है, यानी अपना इनका कोई संबंध नहीं है। ए अलग है, ए अलग है। देखिए अब ये अनुपात क्या होता है, जब अपना एक ही मतलब कोई संबंधित अनुपात रहता है वो सीधे अनुपात में ही काउंट हो जाता है। लेकिन जब दो अलग अलग अनुपात, यानी जब दो अलग अलग अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो ऐसे अनुपात को समानुपात कहते हैं, और प्रत्येक संख्या समानुपाती संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए A/B की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिख दें कि C/D, चलिए C/D, अगर हम कहें दोनों अनुपात बराबर हैं, दोनों अनुपात बराबर हैं, अनुपात बराबर या समान है, ठीक है, बराबर या समान है, तो ऐसी दशा में A समानुपात हो जाते हैं, यानी A/B। यहाँ देखिए डबल रहता साइन, ठीक है, ई ध्यान दीजिएगा। इसके बाद C/D, देखिए ई इनका एक है, इनका एक, दोनों तो अनुपात में देखिए पहला अनुपात दूसरा अनुपात, बीच में डबल साइन जो लगता है ये बताता है कि ये दोनों समानुपात हैं, यानी इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। समझ रहे हैं इस बात को। चलिए थोड़ा सा और हम आगे इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B। देखिए A/B, इसके बाद हम बोले ना A होता है बराबर, इसका मतलब ही होता है बराबर, ठीक है। चलिए इसका मतलब, इस साइन का मतलब होता है बराबर। अगर बीच में हम बराबर चिन्ह लगा दे रहे हैं, C/D कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका आपस में थोड़ा सरल करिए इनको, यानी कि इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा, क्योंकि बीच में बराबर आपको पता है ऐसी दशा में, तो हो जाएगा AD = BC। देखिए क्या आ गया, AD। तो हम देख रहे हैं AD कहाँ है, AD है बाहरी भाग पे, दोनों किनारे किनारे, और BC कहाँ अंदर है। तो आप इससे क्या कह सकते हैं, चलिए थोड़ा सा हम इसको अलग लिखें। पहले तो आप लोग लिख लीजिए समानुपात। समानुपात क्या होता है थोड़ा सा लिख लीजिए, यानी
जब दो अनुपात समान हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं तथा प्रत्येक संख्या या प्रत्येक पद समानुपाती पद कहलाता है। समानुपाती पद कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए, अब जैसे अभी आपको हम समझाए थे A अनुपाते B 1/6 है अनुपात का और C अनुपाते D 1/6 अनुपात का। जब तक ये अलग अलग है तब तक ये अनुपात में है, यानी जब तक ये अपना अलग है, जब तक ये अपना अलग है तब तक ये आपस में अनुपात, यानी कि ये अनुपात है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, समान हो जाएं, यानी कि बीच में समानुपाती चिन्ह लग जाए तो ये हो जाते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात। अगर इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, समानुपाती चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं समानुपात, तथा प्रत्येक पद को समानुपातिक पद बोलते हैं। जैसे ये है समानुपातिक या पातिक, कुछ भी बोल सकते हैं, पद। ठीक है, इसी तरह A है, B है, C है, सब अलग अलग समानुपातिक पद हैं इस समानुपात के। चलिए ये बात आप लोग यहाँ तक समझ गए। चलिए हम थोड़ा सा इसको हम समझा रहे थे कि इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर, क्योंकि अभी बताया ना बराबर मतलब होता है इसका C/D। अगर इसको थोड़ा सा हम अलग फॉर्म में लिखें हो जाएगा AD = BC। चलिए, तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे ये मतलब होता है y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल। देख रहे हैं, देखिए A और D कहाँ है, A D है, A बाहर है, यानी y पदों का गुणनफल बराबर मध्य कौन है, B और C। यानी कि समानुपात का एक सीधा सा नियम आप जो लोग जानिए कि y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। दोनों आपस में हमेशा बराबर ही होते हैं, y पदों का गुणनफल और मध्य पदों का, यानी समानुपात का एक सीधा सा नियम है। इसमें कुछ और भी चीज़ें आती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, जैसे पद निकालने के लिए आ गया। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें आप लोग समझ गए। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा इस फ्लो में आ जाइए, इसके बाद थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा। तो आज आप लोग समझें क्या, अनुपात समझें, अनुपात के बाद अनुपात के जो प्रकृत होते हैं अनुलोम प्रतिलोम वो समझें। इसके बाद अनुपात से संबंधित कुछ टर्म जैसे वर्ग अनुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घरमूलानुपात। इसके बाद थोड़ा सा समानुपात का आइडिया लिए। इसके बाद कुछ और भी टर्म्स आते हैं इन्हीं के पद निकालने के लिए। और बाकी एक और भी आता है जो होता है मिश्र अनुपात, यानी कंपाउंड रेशियो। तो उसकी भी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि शुरुआत है, थोड़ा ही रहे तो अच्छा रहे, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए कि जो मिश्र अनुपात होता है, यानी कि कंपाउंड रेशियो, और उसके बाद जो समानुपात में कुछ चीज़ें बची रह गई हैं जैसे उनके पद निकालने के लिए, प्रथमा पद, द्वितीय पद, ये सब निकालने के लिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आज क्लास हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।